अम्मा, ये ग्रे कढ़ाई वाला सूट मैं लूंगी, निदा ने चिल्लाकर कहा। चूंकि सबा को भी वही सूट भाया था, इसीलिए दोनों के दरमियान खींचातानी चल रही थी। दफा दूर, मैंने हिकारत से उस कपड़ों के अंबार को देखा जो मेरी दोनों बहनों की लड़ाई की वजह बन गया था। अम्मा बेचारी दुख भरे लहजे में उन्हें चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हमेशा ही ऐसा होता। आखिरकार अम्मा रुआंसी होकर खामोश हो जाती और इन दोनों की लड़ाई के अंजाम की मुंतजिर रहती, मगर इन पर कोई असर नहीं होता। मैं इन तमाम बातों से बेजार होकर छत पर मुर्गियों को दाना डालने चली आई। उनके बेहंगम शोर की आवाज अब भी छत पर मेरे कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि ये सब आम बात थी और मैं इसकी आदी हो चुकी थी। जब भी अम्मा अपने मैके से लौटती, ननिहाल की इनायत उतरण पुराने कपड़े जूते लेकर आती, तो उतरण का घर जंग का मैदान बन जाता। मैं जानती थी कि अब कपड़ों के बाद जूतों की बारी आने वाली है। इस वक्त की लड़ाई की वजह भी वही उतरण थी जो अम्मा अपने मैके से उठा लाई थी। उनकी भांजियों भतीजियों के वो कपड़े जो उनकी माओं के मुताबिक उनकी औलाद को छोटे हो गए थे और हमारी अम्मा की शहजादियों को पूरे फिट आते थे। मगर मैं हकीकत जानती थी और इसीलिए मुझे ये रिश्तेदार एक आंख नहीं भाते थे। गरीब रिश्तेदारों को जलील करने और एहसास ए कमतरी का भरपूर एहसास दिलाने का कोई मौका ये जालिम हाथ से जाने नहीं देते। बैग भर भर के मेरी अम्मा को ये नए पुराने फैशन वाले कपड़े थमा देते और मेरी अम्मा इस बख्शिश को मता ए हयात समझकर फक्र से घर लौटती और उससे भी बढ़कर मेरी दादी उनकी शुक्रगुजार होती और उन्हें दुआएं देती, न थकती, जैसे उनसे बढ़कर कोई दयालु दुनिया में है ही नहीं। मेरी बहनें इस माल ए कीमती पर यूं झगड़ती जैसे उनकी फतह तारीख में सुनहरी हरूफ में दर्ज की जाएगी। हम ऊपर तले की 7 बहनें थीं, जमीला आपा, बिजिया, शकीला, अकीला आपी, नाहिद हाजी, जुड़वान निदा सबा और आखिर में मैं, सबसे छोटी और लाडली, दादी की जान और अम्मा की दुलारी। इसलिए कि मेरे बाद अम्मा अब्बा के यहाँ कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का आमिर पैदा हुआ, जिसे मेरे खुशकिस्मत कदमों का नतीजा समझा जाता था। अकीला आपी से सुना था कि मेरी पैदाइश पर दादी बाकायदा बैंड डालकर और सीना को भी करके रोई थी। फिर धीरे धीरे शायद उन्हें सब्र आ ही गया था। अब्बा की गली के नुक्कड़ पर किराने की दुकान थी, जिसकी आमदनी हमारे इस भीड़ भाड़ वाले कुनबे के लिए नाकाफी थी। अम्मा और अब्बा की आपस में अब बिल्कुल न बनती थी, हर वक्त लड़ाई झगड़े। हम सोचते शायद शादी की शुरुआत के कुछ साल ही वो दोनों सुलह सफाई से रहे होंगे और अब उसका खमियाजा हम 7-8 बच्चे भुगत रहे थे। वक्त और हालात ने शायद अम्मा अब्बा की फितरत में ये चिड़चिड़ापन भर दिया था। दुकान पर अब्बा अक्सर ग्राहकों से उलझ पड़ते और जब बेतुकी बातें कहते तो कुछ ग्राहक एक दूसरे की तरफ आंखों से इशारा करके समझते, जैसे कह रहे हों, दुकान चले न चले मगर इनका दिमाग जरूर चला है। मुझे ये बातें इसलिए भी मालूम थी क्योंकि मैं दोपहर का खाना अब्बा को दुकान पर देने जाती थी। मैं अभी छोटी थी। वापसी पर अब्बा मुझे 5-10 रुपए थमा देते, इस ताकीद के साथ कि अब ढिंडोरा ना पीटना वरना तुम्हारी माँ मेरे सर चढ़ जाएगी। मगर मैं कहाँ रुकने वाली थी। पैसे हाथ में लहराते हुए अब्बा के हक में नारे लगाती हुई घर में दाखिल होती। निदा सबा को जलाना मेरा मकसद होता। वो हसरत से मुझे देखती, लंबी सांसें भरती। उनका तो बाहर जाना बल्कि छत पर जाना भी ममनुआ था। बकौल अम्मा, वो जवान हो चुकी हैं और जवान लड़कियों का आवारा गायों की तरह फिरना अच्छा नहीं। दादी कहती थी, मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ जो मेरे बाद अल्लाह ने आहा फजलदीन को बेटा अता किया। मेरी हर जिद पूरी की जाती। नतीजा ये कि मैं बचपन में ही खुद को तौप किस्म की चीज समझने लगी। हर ईद बकरीद पर मेरे लिए नए कपड़े आते, जबकि निदा और सबा के लिए अम्मा का कानून बन चुका था। ये कौन सी लड़कों की तरह मस्जिद जाएंगी जो नए कपड़े सिलवा दूं? दोनों बेचारी अम्मा की लाई हुई मता ए हयात उतरण को ही सीने से लगाए रहती, या फिर
शायद उन्होंने समझौता कर लिया था। मैं अपनी पक्की सहेली समीना के साथ स्टापू खेल रही थी। दादी भी आंगन में तख्त पर बैठी पानदान से चूना निकालकर सरोते से कतरा कर रही थी। दरमियान में कभी कभी उन्हें सिर खुजलाते भी देखती थी। फिर समीना की खाला आ गई और उसका भाई उसे लेने आ गया। यूं मेरा खेल खत्म हो गया। निदा के साथ खेलना मुझे जरा पसंद नहीं था, क्योंकि उसके सिर में जुएं कुलबुलाती रहती थीं। वो अक्सर सिर से निकालकर जुएं जमीन पर पटक पटक मारती। हम तीनों बहनें सरकारी स्कूल में पढ़ती थीं। घर आकर दोनों अम्मा का हाथ बंटाती थीं, इसलिए खुद का ख्याल रखने का वक्त ही नहीं मिलता था। अरे, सर में बहुत दिनों से खारिश है। चंदा, जरा आकर देख तो, मुझे लग रहा है कोई जूं रेंग रही है। दादी ने तंज करते हुए निदा की तरफ देखा, क्योंकि वो अपने सिर से जूं निकालने में मशगूल थी। दादी निदा को पास भी फटकने नहीं देती थी। अब मुझे पुकारने लगी, आजा बेटा आजा, बहुत उलझन हो रही है। तेरी माँ की तो अब नजर भी कमजोर हो गई है। वैसे भी उसे तो सैर सपाटे से ही फुर्सत नहीं। अब्बा जो खर्चे के लिए पैसे अम्मी को देते, वो उन पैसों में से भी कुछ रुपए बचाकर बावर्ची खाने में रखी अपनी जहेज की स्टील की चायदानी में डालती रहती और बचत से कमेटी की सूरत में इन्वेस्ट कर देती। वो कहती थी, बेटियों की माँ हूँ, आखिर को मैं ही जवाबदेह होंगी कि शौहर की कमाई से बेटियों के लिए क्या बनाया और उन्हें क्या दिया। हाय मेरी बेबस अम्मी। वो लेन देन के चक्करों में अक्सर मोहल्ले भर में सर पर बुर्का डाले घूमती रहती और दादी के मुताबिक सैर सपाटे के लिए रवाना हुई हैं, जैसे अल्फाजदा होते। मैं दादी से शरारतन कहने लगी, दादी मेरे पैदा होने पर आप रोई थीं। अरे, तुम्हारे अब्बा की परेशानी और हालात देखकर रोना आ गया। इतनी प्यारी बच्ची पाकर क्यों रोते? ये बात यकीनन तुझे तेरी अम्मी ने बताई होगी। शुरू से चुगलखोरी और लगाई बुझाई की आदत है। ननिहाल के हालात हमारे हालात से मुकाबले में बेहतर थे, बल्कि बाकायदा वो खाते पीते लोग थे। मेरी खालाएं अच्छे घरों में ब्याही गईं और बच्चों के मामले में बच्चे दो ही अच्छे के उसूल पर कारबंद रहने से उन्हें भी माशी आर्थिक मसाइल का सामना न करना पड़ा। उनके बच्चे नए नए फैशन के जूते लिबास पहनते। एक दो बार के इस्तेमाल के बाद वो जूते कपड़े अम्मी के यहाँ आ जाते, जहाँ उतारन लिबास मुता-ए-हयात जीवन की दौलत की तरह कबूल किए जाते। मुझे उन मलबूसात से घिन आती, मगर अम्मी उस उतरन को इमदाद समझकर और मेरी बहनें फख्र से वो महंगे पुराने ड्रेसेस पहनती। मेरी नजर में उनकी कोई वक़्त थी न अहमियत। इसी तरह दौड़ते भागते न जाने कब अम्मी के मुताबिक मैं बड़ी हो गई। अब जब मैं अब्बा को खाना देने दुकान पर जाती तो अपना दुपट्टा फैलाकर ओढ़ती, दाएं बाएं देखती। हालांकि दुकान घर के बिल्कुल साथ ही थी, फिर भी अम्मी घर के दरवाजे पर 100 नसीहतें देकर रवाना करती। बड़ी बहनों के फर्ज अदा हो चुके थे और अब पिछले साल नदा की शादी के एक हफ्ते बाद अचानक दादी की तबीयत खराब हो गई। हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट रहने के बाद वो घर आईं, मगर उनकी हालत रोज बरोज बिगड़ती गई। अब्बा बेचारे कहाँ रोज रोज सरकारी अस्पतालों में धक्के खाते। वो तो भला हो भाई तामीर, आपा के शौहर का, जिन्होंने अपने एक जानने वाले डॉक्टर को हमारे घर दादी को रोजाना देखने पर मामूर कर दिया था। मगर न दवा ने असर किया, न मेरी दुआओं ने, और एक शाम दादी इंतकाल कर गईं। मैं फूट फूट कर रोई। अब्बा भी बहुत रंजीदा थे, आखिर माँ थी। अम्मी और बाकी बहनों ने भी रो रो कर बुरा हाल कर लिया। रफ्ता रफ्ता सबको सब्र आ गया। नवंबर में नदा के बेटे की पैदाइश पर अम्मी सबा को उनके यहाँ छोड़ आई कि नदा के घरेलू कामों में मदद हो जाए। नदा के शौहर भाई वहीद अकेले थे और उनकी सास अक्सर बीमार रहती थी। जब सबा वापस आई तो नदा ने अम्मी को फोन पर बताया कि नदा की ननद ने सबा को अपने बेटे राशिद के लिए पसंद कर लिया है। लंबा चौड़ा खानदान था। नदा को भी अपने सरहाली रिश्तेदारों की हिमायत में बोलना था। लिहाजा रमजान के महीने में अब्बा की रजामंदी से रिश्ता पक्का हो गया और शादी बकरीद के बाद तय हुई। मैं 4th ईयर में थी। सबा की शादी के सिलसिले में घर में खूब रौनक थी। सब बहनें जमा थीं।
मैं उनके बच्चों के साथ मिलकर खूब धमा चौकड़ी मचाती। शादी के सारे फंक्शन मुकम्मल हो गए। घर में अब मैं, आमिर भैया और अम्मी अब्बा रह गए थे। भैया ने पढ़ाई पर ध्यान न दिया, या यूं कहें कि अब्बा में अब वो ताकत न रही कि उनके शब ओ रोज पर नजर रखें। उनका तालीमी रिकॉर्ड काबिल ए जिक्र नहीं था। इस बार भी उनकी मैट्रिक में सप्ली आ गई थी। अब्बा बहुत गुस्से में थे। हस्बे मामूल अम्मी भैया की हिमायत में बोल रही थी और मैं एहसास बरतरी से अब्बा को हौसला देते हुए कह रही थी, छोड़िए अब्बा, आपका बेटा है, न पढ़ सका तो आपके साथ दुकान पर बैठेगा। अम्मी यूं सर हिलाने लगी जैसे उनकी नजर में मैंने कोई बहुत बड़ा फलसफा झाड़ा हो। अलबत्ता भैया घूरते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। अकीला आपा की कोई रिश्तेदार खातून ने मुझे सबा की शादी पर देखा और अपने देवर के लिए पसंद कर लिया। जब मैंने सुना तो मैं बाकायदा अम्मी से लड़ने लगी। मैंने B.Ed कर लिया है, अब नौकरी करके आप और अब्बा का सहारा बनूंगी। मुझे नहीं पड़ना शादी के चक्करों में जब तक भैया किसी काबिल नहीं हो जाते। अम्मी, अब तो बैग का बोझ भी नहीं लादना पड़ता आपको। अम्मी रोते हुए कानों को हाथ लगाकर बोली, तौबा कर लड़की, बदफाल मुंह से निकाल रही है। हम लड़की की कमाई पर क्यों बुढ़ापा गुजारें? अल्लाह तेरा भाई सलामत रखे। मैंने जोर से आमीन कहा, क्योंकि उस वक्त भैया कमरे में दाखिल हुए। वो दोबारा इम्तिहान देने के लिए फॉर्म जमा करवा आए थे। मैंने कहा, भैया अब पढ़ भी लेना। भैया ने मेरी तरफ यूं देखा जैसे मैं नाकिस उल अक्ल हूं। 2 महीने पहले करीबी गवर्नमेंट स्कूल में मुझे नौकरी मिल गई थी। जब मैंने फख्र से पहली तनख्वाह लाकर अम्मी के हाथ पर रखी तो वो रो पड़ी। जब नौकरी करते मुझे 1 साल हो गया तो सब बहनें मेरी शादी के लिए मुख्तलिफ रिश्तों में कहरा अंदाजी करने लगी, मगर मेरे इनकार पर अम्मी खामोश थीं। एक दिन अचानक सुबह सुबह आपा की सास के इंतकाल की इत्तिला आई और अम्मी अब्बा रवाना हो गए। आपा जेलम में रहाइश पजीर थी और हम लोग गुजरात में रहते थे। हमारी निगरानी के लिए अम्मी खाला कुलसूम को छोड़ गईं। जब भी अम्मी अब्बा किसी की शादी या मौत में जाते तो हमें उन्हीं के हवाले करके जाते। मुझे जल्दी स्कूल जाना था क्योंकि आज गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से हेड मिस्ट्रेस के साथ सुबह 10 बजे मीटिंग थी और उसकी तैयारी करनी थी। मैंने खाला कुलसूम को खुदा हाफिज कहा और घर से निकल पड़ी। सारा दिन स्कूल में जरूरी काम निपटाते हुए जब थक कर घर पहुंची तो दिल चाहा लंबी तान के सो जाऊं, मगर फिर भी मैं किचन में खाला के पास चली गई। उन्होंने फ्रिज से सालन निकालकर गरम करने को रखा और मुझसे खाना लगाने को कहने लगी। सुबह ही मैंने खाला से चावल उबालने को कहा था, जो वो मेरे आने से पहले ही कर चुकी थी। हमारी ये हमसाया अम्मी की पुराने वकटों की साथी थी और हमेशा उनसे अदब से मिला करती। मेरी दादी से कुछ रिश्तेदारी भी थी, इसलिए शुरू से ही हम उन्हें घर का ही हिस्सा समझते और उन पर एतबार करते थे। मैंने खाना टेबल पर लगाया। इस दौरान खाला ने भैया के लिए 2 रोटियां सेंक ली क्योंकि उन्हें चावल पसंद नहीं थे। खाला की एक ही बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वो साहिवाल में रहती थी, इसलिए खाला अकेली थी। उनके शौहर का इंतकाल पिछले साल ही हुआ था। अम्मी की गैर मौजूदगी में वही हमारे घर को संभालती। इसके अलावा घरेलू कामों के लिए मैंने मासी रख ली थी, क्योंकि अब अम्मी से काम ढंग से नहीं होते थे। वो थक जाया करती। वैसे भी अब घर के हालात कुछ बेहतर हो गए थे। आज मासी की छुट्टी थी। मैंने भैया को बुला लिया और हम तीनों ने खाना खाया। खाला नमाज पढ़ने चली गई और भैया बाहर। मैं अपने कमरे की तरफ चली गई। शाम को ना जाने क्यों अम्मी की बहुत कमी महसूस हुई। हालांकि वो पहले भी हफ्ते भर के लिए आया बाया के यहाँ चली जाती थी, मगर इस बार बहुत बेचैनी थी। इस बेचैनी में मैंने खाला कुलसूम को भी अपने पास ही सुला लिया। रात में मैंने अजीब सा ख्वाब देखा। अम्मी ने एक जहाजी साइज का बैग उठा रखा था। वो बैग मैंने बचपन से देखा था और उसका राज समझती थी। उन्होंने वो बैग किसी औरत को दे दिया। मैंने अम्मी का हाथ पकड़ना चाहा, मगर वो तेजी से एक तरफ चल दी। मैं पीछे भागी। मेरा पांव किसी चीज में उलझ गया और मैं गिर पड़ी और मेरी आंख खुल गई।
एक अजीब सा खौफ दिल में बैठ गया। काला कुलसूम के बहुत समझाने के बावजूद दिल की बेकरारी कम ना हुई। इस ख्वाब की हकीकत 3 दिन बाद सामने आई, अम्मी और अब्बा की मौत की सूरत में। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। मैं स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। भैया ने फोन उठाया और उनके रोने की आवाज सुनकर मैं और खाला दौड़ पड़ी। भाई सलमान, आपा के शौहर, बता रहे थे कि अम्मी अब्बा आपा के यहाँ से वापसी पर एक बस हादसे में इंतकाल कर गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दोपहर को भाई आतिफ और भाई सलमान मैयतें लेकर पहुंचे। सब बहनों को खबर दे दी गई थी। अम्मी अब्बा की यूं अचानक मौत ने हम बहनों को तोड़कर रख दिया। भैया बिल्कुल निढाल हो गए थे। हम सब बहनें उन्हें हिम्मत देती, एक दूसरे को तसल्ली देती। मगरिब के बाद अम्मी अब्बा की तदफीन हुई। स्वयं के बाद करीबी रिश्तेदार चले गए। आपा चहलुम तक रहीं, फिर वो भी चली गईं। मैं और भैया अकेले रह गए। घर में अम्मी अब्बा की यादें हर तरफ बिखरी थी। खाला कुलसूम गम बांटने आ जाती तो दिल को बहुत तसल्ली मिलती। धीरे धीरे जिंदगी वापस अपनी रफ्तार पर आने लगी। जिस दिन भैया का रिजल्ट आया और वो अच्छे नंबरों से पास हो गए, उस दिन हम दोनों फूट फूट कर रोए। इस खुशी में अम्मी अब्बा शामिल नहीं हो सके। मेरी एक कलीग के भाई और मोहल्ले के एक जानने वाले की सिफारिश से मुझे एक नियम सरकारी इदारे में नौकरी मिल गई। मुझे नौकरी करते 3 साल हो चुके थे। कहाँ पहले तो घर इतना भरा पूरा होता था कि मेहमान को ठहराने की जगह नहीं होती, और अब हमने ऊपरी हिस्सा किराए पर दे दिया था। जो रकम किराए से आती उसे मैं बैंक में जमा कर देती। भैया के रोशन मुस्तकबिल के लिए मेरी बहनों ने मेरे लिए रिश्ते ला ला कर थक गईं, मगर मैं पहले भैया की शादी के हक में थी। मेरे बाद वो बिल्कुल अकेले हो जाते। मेरे इस फैसले के बाद बहनें इस मोर्चे पर डट गईं और एक से बढ़कर एक लड़कियां देखने लगीं। आखिर इकलौता भाई था। गली में एक फेरी वाला आवाज लगा रहा था, पुराने लहंगे कपड़ों के बदले बर्तन ले लो। मासी किचन में बर्तन धो रही थी। मैं कमरे में चली आई। मासी ने मेरे लिए चूल्हे पर चाय चढ़ाई थी। मैं आकर बेड पर बैठ गई। मेरी वार्डरोब कपड़ों से अटी पड़ी थी। उनमें वो कपड़े भी थे जो अम्मी ने मेरी जिद पर दिलवाए थे। एक बार पहने हुए कीमती लिबास जो मैंने अपनी तनख्वाह से खरीदे थे, मगर फिर दोबारा कभी पहने ही नहीं। नए फैशन के लिबासों में खोई हुई मैं न जाने कहां गुम थी कि मासी की आवाज ने चौंका दिया। वो चाय लेकर आ गई थी। आज वो कुछ परेशान और उलझी हुई लगी। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया, बीबी, मेरे भांजे की शादी है। मेरी बच्चियां भी उसमें शरीक होंगी और बस एक ही जिद लगाए बैठी हैं कि नए फैशन के कपड़े चाहिए। अब मैं गरीब औरत कहां से लाऊं? क्या खरीदूं उनके लिए? उनके बाप की कौन सी मिलें चल रही हैं? ये तो घर घर काम करके कमाया है। कुछ मकान के किराए में चला जाता है, कुछ गैस बिजली के बिलों में। बाकी से घर चलाऊं या बच्चों के शौक पूरे करूं? जवान बच्चियां हैं। अच्छा, पहनने ओढ़ने को किसका दिल नहीं चाहता, मगर गुर्बत की मजबूरी। उधार लूं? क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता। इस महंगाई के जमाने में अगर सिर्फ सवारी पर जाना हो तो पहले किराए की फिक्र होती है। रिश्तेदारों के यहाँ जवान बच्चियों को साथ ले जाना जरूरी हो जाता है, मगर हालात और वक्त के तकाजों को कैसे पूरा करूं? अकेली छोड़कर जाने को दिल नहीं मानता। मैंने बेइख्तियार अलमारी से एक बैग निकाला। अलमारी में लटके कपड़े जिन्हें मैंने दोबारा इस्तेमाल के काबिल न समझा था। मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। गुलाबी पेशवाज, चौड़ीदार पाजामे, लहंगा और न जाने क्या क्या। मासी मुझे देख रही थी। जब मैंने बैग भरकर खामोशी से उसको थमा दिया तो मेरी गलती से कोई आवाज नहीं निकली, बस कान अनगिनत दुआएं सुन रहे थे। मासी रुखसत हो गई तो मैं तस्वीरों में खो गई। मासी घर जाएगी, उसकी बेटियां नदा सबा की तरह इन जोड़ों पर झगड़ा करेंगी, कर अंदाजी से फैसला हो जाएगा। मैं जो सारी जिंदगी इस उतरन को वजह तहान समझती रही, आज उसको पाने वालों की खुशी का एहसास समझ में आ गया था। जब मासी ने बैग मुताए हयात की तरह तशक्कुर से थाम लिया। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं अश्कबार आंखों को बंद किए। ख्यालात में भी मासी कभी अमां को शादा और फरहां घर लौटते देख रही थी।
उनकी शक्लें गड्डामड्ड होने लगी थी। मैं बेजान बुत की तरह खुशी से सरशार बेड पर ढह गई।